विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि बारिश के मौसम में सब बढ़िया होंगे। बढ़िया जी। ऋषिका ठीक। तो हम जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर 3 धारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम एक मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, बड़े ध्यान समझेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। किरचॉफ के नियम। देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। देखिए, किरचॉफ एक प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नियम दिया था। किस चीज पर नियम दिया था अगर आपसे बात किया जाए तो आप बोलिएगा विद्युत परिपथों के जटिल रूप को इन्होंने हल किया था। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या विभव विभवांतर, इन सब से परिपथ या सर्किट के बारे में और हमें और जानकारी अगर चाहिए तो हमें किरचॉफ के नियमों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होते हैं। किरचॉफ के जो नियम होते हैं हमेशा याद रखेंगे आप लोग। तो ये 1842 में, कब जी? 1842 में किरचॉफ ने नियम दिया था। किरचॉफ के दो नियम है। ठीक है, किरचॉफ के कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, एक है संधि का नियम। किसका नियम? और दूसरा होता है आपका बंद पॉज का नियम। ठीक है, या नेट भी कहते हैं उसको, बंद जाल भी कहते हैं। तो पहला क्या है? उसका जो पहला नियम है उसको जंक्शन लॉ या संधि का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? संधि का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद दूसरे के बारे में बताएं। ठीक है, संधि का नियम। ठीक है, संधि का नियम, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। समझिए क्या है, बहुत सारे ये सर्किट है, परिपथ है, और ये जो बीच में जो नंबर, ये जो बीच जहाँ पर ये सभी मिल रहे हैं, क्या है ये क्या है? संधि है, जहाँ पर सभी क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर I1 धारा आ रही है, इधर से I2 धारा बाहर जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं I3, यहाँ पर I4 और यहाँ पर I5। ठीक है, तो क्या होता है संधि का नियम? देखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। इसके लिए एक फॉर्मूला, इसके लिए जो डेफिनेशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चीज तो ये बंद लूप में काम करता है। किसमें काम करता है? बंद लूप में, अर्थात बंद परिपथ में क्या करता है, आपको समझ में आ रहा है रजनी? ये बंद परिपथ में क्या करता है? ये काम करता है किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, देखिए, ये जो धाराएं जो मिल रही हैं, जो भी धाराएं क्या हो रही हैं, इस संधि पर मिल रही हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, लिख दो क्या? कितनी लगेगा? लिख दो। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ पर किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, ठीक, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, ठीक है, किसी परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग क्या होता है जी? शून्य होता है। समझ में आया? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम बात करें, चिन्ह परिपाटी एक पर्टिकुलर माना जाता है जिसके अनुसार जिन
विद्युत धाराओं की जो दिशा है संधि की ओर होती है, किधर होती है, संधि की ओर होती है, उन्हें धनात्मक कहा जाता है। मतलब ये संधि है, ये इसको मैंने क्या बोला, और इन विद्युत धाराओं का जो दिशा वो किधर है, संधि की ओर है। किधर है जी, संधि की ओर है, तो इनको धनात्मक कहा जाएगा, और जो संधि के बाहर होते हैं उन्हें चिन्ह परिपाटी के अनुसार उन्हें माइनस लिया जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं समझ, मैंने क्या कहा, ये सब बड़े ध्यान समझना, तभी हम मिलस्टोन सेतु को अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, जिन धाराओं का मुंह संधि की ओर होगा उन्हें धनात्मक बोलोगे। तो I1 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, I2 ठीक, I3 I4, ये I2 होगा ना, I4 I5, समझ गए। और बीजगणितीय क्या होता है, समझ में आया। तो जो जो धनात्मक है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I5। अगर मैं इस I2 और I5 को ट्रांसफर कर दूं, जो पक्षांतर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा ना। तो चलिए इसके लिए एक और हम परिभाषा यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या परिभाषा है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग, ध्यान समझेंगे, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर दो परिभाषाएं बन गया, समझे कि नहीं। ठीक है, बारिश फिर हो रहा है नहीं, चलो बढ़िया है, बरसात का मौसम है, नहाना नहीं पड़ेगा। अच्छा लगता है बरसात में नहाना। ठीक, समझ में आया चंद्रा, नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। मिताली इधर नहीं आया, आ गया इधर। किरण जी इसमें परिभाषा और बोलना है क्या एक बार, संधि की ओर आने वाले विद्युत धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाले विद्युत धाराओं के योग के, इसे नोट कर लें आप लोग। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आप दे दीजिएगा, फिर उस हिसाब से I इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। मतलब इन टोटल को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप किरचॉफ का किरचॉफ का जो पहला नियम है संधि के नियम, उसके लिए फाइनल हमारा फॉर्मूला है। आप इसे नोट करने से दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, द्वितीय नियम लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं बंद जाल का नियम, या बंद फॉल्स भी कह सकते हैं, बंद जाल का नियम। ठीक है जी, बंद जाल के नियम, जैसे नेट वेट रहता है ना, तो एकदम छोटे छोटे उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे नेट जाली देखिए हो ना, जाली के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, एक एक जो होल होते हैं, उसी ये बंद जाल। ठीक है, उसी प्रकार को कहा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये बैटरी है, इसका नाम, सॉरी यहाँ पर बैटरी नहीं लगता है, नीचे में भूल गया। ठीक है, ये बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये R3 है। ठीक है, देखिए नाम देते हैं A B C D E F। ठीक है, समझे यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत, नाम दिए A B C D E F। ठीक है,
देखिए बंद पॉज या इसको क्लोज्ड मेश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड मेश कहते हैं। ठीक है जी, क्लोज्ड मेश जरूर कहा जाता है इसको। द्वितीय नियम बंद जाल का ये नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसमें जो विद्युत धारा की जो दिशा है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्युत धारा की दिशा किस ओर है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है, ठीक है, ये प्रतिरोध है, ये क्या है, धारा की दिशा है। ठीक है, I1 और ये I2। यहाँ पर कितने बंद जाल दिख रहे हैं आपको, 2। ठीक है, पहला बंद जाल बताइए, वाह वेरी गुड, कौन बोला, ABCDA। जहां से चालू करते हैं वहीं पर आपको खत्म करना है। ठीक है, ये नहीं कि बंद जाल लिख दिए ABCD, तो भाई ये वाला तो खुला रह गया ना, नहीं समझे, ABCD लिखो तो ये वाला खुला हो गया, ABCD ये लिखना है। ठीक है, तो बंद जाल या जाल लिखना है यहाँ पे, बंद जाल ABCDA से। ठीक है, देखिए धारा बहने की जो दिशा होगी, जो चिन्ह परिपाटी के जो नियम के अनुसार है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं ए से चलना प्रारंभ करूं, ठीक है, ए से इस ओर, ए से अगर मैंने क्या किया, चलना प्रारंभ किया, ए से डी से फिर इस तरीके से चलना प्रारंभ किया, तो ये अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूँ तो धारा की दिशा मेरे सामने है, विपरीत है कि नहीं, मैं चल उधर रहा हूँ और धारा की दिशा इधर आ रही है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वहां पर वो ऋणात्मक होगा। अगर धारा की दिशा मेरे चलने के विपरीत है, ध्यान सुनेंगे, धारा की दिशा मेरे चलने के विपरीत है तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। और मेरे चलने की दिशा में इसके बाद फिर मैं ऐसे करके फिर, ठीक है, अब देखो धारा, मैं इधर चल रहा हूँ, धारा की दिशा मेरे साथ साथ है कि नहीं, है ना, तो अगर धारा की दिशा मेरे चलने के साथ साथ है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। समझ में आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया कौन ऋणात्मक हुआ कौन धनात्मक, आ गया ना। तो देखो ये बंद जाल ABCD से I1 R1, अभी कथन लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। I1 R1 जो है ये धनात्मक हो कि ऋणात्मक होगा, हाँ धनात्मक होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया हूँ तो मेरे साथ साथ है। ठीक है, और I2 R2 क्या होगा, ऋणात्मक। समझे कि नहीं, आया कि नहीं समझ में, बोलिए, आ गया ना। ठीक उसी प्रकार ये जो बैटरी है, ये बैटरियां भी क्या होगी, वैसी होगी, E1 माइनस E2 होगा कि नहीं, बैटरी भी उसी प्रकार से है ना। तो ये तो हो गया। अब इसका डेफिनेशन कैसे बोले सर, तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। बहुत लंबा हो गया, चलो देखो, देखिए कहना चाहता है कि किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, समझ में आ रहा है, नहीं समझे, देखो किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I1 विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का क्या है, गुणनफल है। देखो है कि नहीं, गुणनफल है ना, गुणनफल, ठीक है, तथा बीजगणित योग उस परिपथ के, तथा बीजगणित योग उस परिपथ के जो विद्युत वाहक बल है, जो बैटरी है, ठीक, जो क्या है जी, बैटरी है, विद्युत वाहक बीजगणित योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलो फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग, सर आप योग बोल रहे हो लेकिन लिखे क्या हो, माइनस, ये कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं उसको रखने तभी बताऊंगा, ठीक है।
उसका भी नहीं होगा, ठीक है। तथा उसमें लगे सेल तथा उसमें उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल तथा उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के क्या होता है, वह बराबर होता है। सर यहाँ पर आप योग बोल रहे हो लेकिन क्या लिखे हो, माइनस लिखो। ऐसा क्यों क्यों, देखो वो एक प्लस ही है वो, ठीक है, वो क्या है, वो प्लस ही है। वो कैसे, चलो समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो मान लो मैंने यहाँ पर अगर वहां से चलना प्रारंभ किया उस दिशा से और उसको मैंने क्या कर लिया, माइनस माना, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे चलना प्रारंभ किया तो ठीक है। तो अगर मैं इस माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, होगा ना। अगर मान लो मैं माइनस चिन्ह को कॉमन ले लूंगा तो फिर तो वही होगा ना, I1 R1 माइनस I2 R2 होगा कि होगा ना। नहीं समझे मैंने क्या कहा? तो योग का मतलब ही वही है, ठीक है। अरे आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। अरे समझ में नहीं समझे, देखो मैंने यहाँ पर माइनस प्लस अपने चलने की कंडीशन से लगाया है। जिधर से मैं चल रहा हूँ मैंने माइनस प्लस को उस कंडीशन से लगाया है। लेकिन अगर मैं इधर से भी चलना प्रारंभ करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फिर से अगर मैं कॉमन लूंगा तो वैल्यू तो वही हो जाएगा ना, समझे कि नहीं। तो इसीलिए माइनस है, तो ये मत सोचना कोई योग नहीं है। नहीं समझे अभी भी? तो फिर से एक बार परिभाषा देखिए, किसी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर तथा उस परिपथ के सेलों में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं समझे, याद नहीं करना है, देखो रटना नहीं है। किसी बंद परिपथ के में बहने वाली प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सॉरी, के बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें गुणनफल मत बोल देना, और अकेला है बेचारा। आ रहा है समझ में? नहीं है अभी भी समझ में? किसको इसको नहीं है, क्या समझ नहीं आया बोलो। तो समझ नहीं आया बोलते हैं। देख, किसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोध के बीच में कुछ नहीं गुणा है, के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ के सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग ये क्या होता है, बराबर होता है। अब योग बोल लेकिन माइनस लिखो, तभी क्यों ऐसा किया था बताया था। ये भी वैसे होगा, प्लस होगा, फिर समझ गया ना, समझ आया, लिख लोगे। आगे चलिए हम समझते हैं इसको। एक और सर्किट है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं बताओ? है कि नहीं जी? एक और सर्किट है, क्या है वो सर्किट के नाम बोलो। बंद जाल क्या है बोलो, क्या है? सी डी, हाँ बोलो ई एफ सी। इसको पढ़ लिए हो आप लोग, सी डी ई एफ सी, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, डी ई एफ सी डी, ठीक है। आया समझ में? जिसको भी आप शुरू में लोगे उसको क्या करोगे आप, लास्ट में लिखोगे। समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं जी क्रिश? तो इसके लिए देखिए परिभाषा के अनुसार मुझे वो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्या है, सी डी ई एफ सी डी में क्या है, यहाँ से अगर मैं चलना प्रारंभ करूंगा तो चलना प्रारंभ करूँ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, I2 R2 क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक साथ बोलो, क्योंकि मेरे साथ है, मेरे चलने की दिशा के साथ है धारा, ठीक है, वो आपके साथ है, ठीक है, आपके साथ है, कुछ भी लिखो ना सर। तो I2 R2, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद मैं यहाँ तक चला, फिर उसके बाद यहाँ से फिर इधर चला। अब बताओ मेरे साथ है, मतलब मेरे चलने की दिशा के साथ है ना, ठीक है। क्या होगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, R3, ठीक है, बराबर इस पूरे सर्किट में बैटरी के कितने को है, एक तो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए E2। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस यही किरचॉफ का दूसरा नियम है, और किरचॉफ के नियम पर विस्टोन सेतु है, जिसका आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। विस्टोन सेतु के द्वारा जो है अज्ञात तार का पता लगाया जाता है,
ठीक है, आप सभी के स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नोट करो। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है वेस्टोन सेतु। वेस्टोन सेतु, ठीक है, वेस्टोन सेतु, ठीक है, वेस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसे वेस्टोन ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है क्या करता है, इन विकर्ण के द्वारा जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को ये मिलाते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इसको वेस्टोन सेतु मतलब मिलाने का काम कर रहा है। दो भुजाओं को, दो संलग्न धाराओं को, ठीक है, प्रतिरोधों को, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे वेस्टोन सेतु, ठीक है, किरचॉफ के नियमों पर ये कार्य करता है, याद रखेंगे। उसी के सिद्धांत पर ये अनुरूप होता है किरचॉफ के, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो डेफिनेट इसको हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा तो ये बोलेगा P बटे Q, ठीक है, फिर R बटे S को क्या करो, सिद्ध करो। P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है, P बटे Q बराबर R बटे S को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। P बटे Q बराबर R बटे S को क्या करो, सिद्ध करो। तो देखिए इसके लिए हम डेफिनेशन क्या देखते हैं। यदि चार, यहाँ पर कितने प्रतिरोध है, कितने रेजिस्टेंस है, चार, 1 2 3 4, कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 4, ठीक है। यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज है, ठीक है, देखो चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, चार संलग्न भुजाओं द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जाए, तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी, उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल, दूसरे विकर्ण में क्या जी, सेल को जोड़ा जाए, तथा जब धारामापी विक्षेप में हो, विक्षेप मतलब शून्य में हो, किसमें हो, विक्षेप शून्य हो, अर्थात सेतु किसमें हो, ये जो पूरा ब्रिज है सेतु है किसमें हो जी, संतुलन की स्थिति में हो, तो दो संलग्न प्रतिरोधों का, तो दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध, ठीक है, दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध अन्य संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यही इनके स्टेटमेंट। फिर से बोलूं, बड़े ध्यान समझना। यदि चार प्रतिरोधों को, ठीक है, यदि चार प्रतिरोधों को, ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं से, ठीक है, यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, चार संलग्न भुजाओं द्वारा क्या किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तथा उसके एक विकर्ण में, तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल अर्थात बैटरी को जोड़ा जाए, और धारामापी विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो जो दो भुजाएं, जो दो भुजाएं, ठीक है, तो दो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है, दो संलग्न भुजाओं में जो क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हैं, अन्य दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। उसी को क्या कहा जाता है, वेटस्टोन सेतु कहा जाता है। ये आपको लिखना पड़ेगा जैसा बोला जा रहा है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर संधि भी देखिए है ना, संधि बी पर, इसी को प्रूफ करना है, इसको देखिए, ठीक है, संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जानते हो क्या होता है, क्या होता है संधि का नियम होता है, लेकिन क्या होता है उसका नियम क्या है, संधि का नियम है तो जो धारा होगी, ठीक है, उसके अनुकूल वो लोग बहते हैं, वही है ना, मतलब आने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धारा, ठीक है। तो संधि की ओर धारा कौन आ रहा है, I1 धारा। अगर हम संधि बी पर बोल रहे हैं साहू जी, तो संधि बी पर कौन सी धारा आ रही है, I1, तो लिखिए I1, और संधि से बाहर जाने वाली धारा I2 प्लस IG, समझे कि नहीं, है ना, संधि से बाहर, ये संधि नहीं है, और संधि से बाहर जा रहा है IG और I2, ठीक है। और संधि जो G है, जो IG है वो विक्षेप में हो अर्थात शून्य में हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, संतुलन की स्थिति मतलब IG बराबर शून्य, तब क्या होगा, ये I1 बराबर I2,
बोलो यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? बोलो ऋषिका, आया? संधि डी पर, अब ये संधि डी है ना, है ना? संधि डी पर अब आप लोग बताना, संधि डी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। चलो बताओ, संधि डी पर आने वाली धारा कौन सी है, बताओ संधि डी पर कौन बताएगा? हाँ I3, वेरी गुड। और IG भी तो आ रहा है ना डी पर, ये देखो आ रहा है ना IG की ओर, तो I3 प्लस IG। तो आप लोग देख कर नहीं बता सकते हो बाहर कौन जा रहा है, I4 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा I4। तो क्या होगा, I3 बराबर I4 और IG बराबर क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया? आया जी। अब हम बंद जाल द्वितीय नियम लगाएंगे, चार का सेकेंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है किरण, याद है? बंद जाल है, तो इसमें यहाँ पर कितने बंद जाल है बेटा बताओ, किरण बताइए, आप बताइए कितने बंद जाल है? दो हैं, ए बी डी, ये डी है जी, ये तो जी ठीक है, ये डी है ना, ये ए बी डी ए बी डी ए है कि नहीं, एक बंद जाल है कि नहीं बताओ, है ना? और एक है बी सी डी डी, है कि नहीं? तो एक बार किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, इस पर ए बी डी ए से, तो क्या है बताइए, ए बी डी ए से क्या होता है बताइए, क्या है उसके प्रतिरोध, उसके प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोधों का क्या है गुणनफल होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ए बी डी ए में क्या प्रतिरोध है, देखिए ए बी डी है ना, हाँ, ए बी डी ए में क्या है, I1 एक धारा है, इसका प्रतिरोध क्या है P है कि नहीं जी, है ना, है कि नहीं? ठीक, तो चलो लिख दो I1 P, और इसके बाद और क्या क्या है IG और G, है कि नहीं, प्लस IG G और I3। अगर मैं इस प्रकार से चलना प्रारंभ किया तो किसमें आएगा मेरे, प्लस में कि माइनस में? माइनस में आएगा ना, तो माइनस I3 बराबर 0। समझ आया कि नहीं पहले बताओ, किसको इसको नहीं आया? इसको लोग पढ़ लियो किरचॉफ का नियम, ठीक है, आप लोग फिर भी भूल जा रहे हो। सेकेंड बंद कॉस क्या है बताइए, अब बी सी डी बी, तो बी सी डी बी से देखिए ऐसा कौन है जो क्या है I2Q, इस और I2Q, उसके बाद I4S, ठीक है, तो चलिए लिख सकते हैं उसको, क्या है I2Q और वो प्लस में और माइनस में I4S माइनस, सिर्फ किट्टू को पता है I4S, और कुछ मिल रहा है, और IGG भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, माइनस में कि प्लस में? प्लस में कैसे मिलेगा, नहीं समझे? अरे इधर जाए माइनस होगा ना, समझे कि नहीं? तो IGG इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ ना किसी कोई दिक्कत, इसको हम समीकरण का नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण, एक मिनट रुकिए ना, चलिए समीकरण नाम देते हैं इसको हम, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, इसको समीकरण 3 देते हैं, इसको समीकरण 4 देते हैं। समीकरण 3 और 4 का क्या करने पर, भाग करने पर, ये जो समीकरण 3 और 4 इसका क्या कर देते हैं हम, भाग कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो IG है इसका तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो होगा कि नहीं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पर ये जो IGG है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 होगा कि नहीं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक लाइन और लिख दूं क्या, रुको एक एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, हाँ
लिख दे रहा हूँ यार, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, I1P बराबर I3R होगा कि नहीं, होगा ना। इसी को हम समीकरण 3 देते हैं, ठीक है, समीकरण 3। फिर दूसरा वन कॉस क्या था, बोलो, बी सी डी ए से, सॉरी बी सी डी बी से क्या होगा हमारा, बोलते जाओ, I2Q माइनस I4 माइनस IG बराबर 0। तो I2Q बराबर I4S, ये 0 हो जाएगा, ये तो होगा ना। अब इसको समीकरण 4 देता हूँ। समीकरण 3 और 4 का क्या करना, आप लोग पूरा लिखना है, ऐसे मेरे जैसे मत कर देना। 3 और 4 है, 3 भागे 4, ठीक किरण, समझ आ रहे हैं। तो भाग कर देंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, I1P बटे I2 क्यों है बराबर I3R, और इधर क्या है I4S। अब आप जानते हो कि I1 I2, देखिए समीकरण 1 से I1 और I2 बराबर है, मतलब ये भी I1 है तो नीचे वाला भी I1 होगा, ये नीचे वाला I2 है तो ऊपर वाला I2 होगा। इसमें देखो I3 I4 बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो नीचे वाला भी होगा, या तो I4 बराबर लिख सकते हो, ऊपर को भी I4, या नीचे को I3 कर तो बराबर हो गया। ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, P बटे Q बराबर R बटे S। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। और कैसे हुआ है, समीकरण 1 और 2 से, ये भी लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ब्रिज सर्किट के दो लेग्स को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दो रेजिस्टर को कंपेयर करता है, जिसमें से एक रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये दोनों रेजिस्टर आपस में ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जिसके कारण इसे बहुत ही रिलायबल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 आर्म्स नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी 2 आर्म्स में से एक अननोन रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है, जो कि करंट को मेजर करता है। साथ ही इस पूरे सर्किट को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब ब्रिज में पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। साथ ही सर्किट में लगे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज अनबैलेंस होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q बैलेंस है, जबकि रेजिस्टर R और रेजिस्टर S अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर S की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे और साथ ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर वेरिएबल रेजिस्टर S की वैल्यू को नोट करेंगे। अब अननोन रेजिस्टर R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है, मीटर से तो पढ़ लो के।